तो क्या आप हिंदू धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट में मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे? क्या हिंदू मंदिरों पर भी कलेक्टर फैसले सुना सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में हुए संशोधनों पर ये सवाल पूछे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सफाई मांगी है। कोर्ट में नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज एक सुनवाई हुई। एक तीखी बहस देखने को मिली और संभवतः अंतरिम आदेश पारित होते होते रह गया। इस बहस में किसने क्या कहा, सरकार की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिए गए, एक एक चीज पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दलित की हत्या पर भी बात करेंगे। जिसकी हत्या की गई उसके शरीर को जलाया गया, उस रिपोर्ट की बात भी होगी जिसने भारत में पुलिस और न्यायपालिका की असल तस्वीर भी सामने रखी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। वक्फ संशोधन विधेयक 4 अप्रैल को संसद में पारित हुआ। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत किए, यानी ये कानून बन गया। 8 अप्रैल के दिन केंद्र सरकार ने इस कानून को नोटिफाई भी कर दिया, यानी प्रक्रिया पूरी हो गई। कई जगहों पर इसका विरोध भी जारी रहा। 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई। कई लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी याचिकाओं को दाखिल किया, कुछ संस्थाओं ने भी। इन याचिकाकर्ताओं पर नजर डालिए। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, RJD सांसद मनोज कुमार झा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, DMK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, YSR कांग्रेस, समस्त केरल जमीयत उलेमा, इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्ला खान, सपा सांसद जियाउर रहमान, बेंगलुरु की जामा मस्जिद के इमाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा टीवी के अध्यक्ष और एक्टर विजय, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इन सब संस्थाओं या व्यक्तियों ने ये याचिका डाली। याचिकाकर्ताओं की फेहरिस्त और भी लंबी है। इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी बहस विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन, ताकि आगे की बहस का संदर्भ समझ पाएं। संक्षेप में कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद क्या प्रावधान किए गए। जिला कलेक्टर को शक्ति दी गई कि वो इस बात का निर्णय कर सके कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी सरकार की। प्रावधान कि कलेक्टर जब तक सरकार को रिपोर्ट नहीं देता तब तक उस प्रॉपर्टी को सरकार का ही माना जाए। 1995 वाले कानून की धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। नए कानून के बनने से पहले या बाद में अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया तो वो अब नहीं रहेगी ऐसी प्रॉपर्टी। सरकार कैग के जरिए वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कर सकती है। बोर्ड्स को अपनी संपत्तियां जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होंगी। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के नियम केंद्रीय स्तर पर तय किए जाएंगे। बोर्ड के CEO की नियुक्ति राज्य सरकारें करेंगी और ये अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के CEO मुस्लिम समुदाय से आए, अब ये जरूरी नहीं। साथ ही बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। सरकार का तर्क, इससे वक्फ बोर्ड समावेशी इंक्लूसिव बनेगा। महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड में पिछड़े मुस्लिम समुदायों के सदस्य भी होंगे। आगा खानी और दाऊदी बोरा मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी, 2 सांसद लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, और जरूरी नहीं कि ये सभी मुस्लिम ही हों। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम वक्फ के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इस बिल का विरोध हुआ तो इसे पहले संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 27 जनवरी 2025 को समिति, जो जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में थी, इसकी रिपोर्ट आई। NDA सांसदों के 14 बदलाव मंजूर किए गए और उनका निचोड़ क्या था? वक्फ बाय यूजर। 1995 के वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ यानी धार्मिक या चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वह वक्फ ही मानी जाए, भले उससे जुड़ा कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। इसका उदाहरण मस्जिदें और कब्रिस्तान है। 2024 वाले बिल में इस नियम को पूरी तरह हटाने की बात थी, लेकिन इससे हजारों प्रॉपर्टी पर विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। संशोधित बिल में कहा गया कि अब यह नियम केवल भविष्य में लागू होगा, यानी 2025 से पहले वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेंगी, बशर्ते उन पर कोई विवाद ना हो या वे सरकारी जमीन ना हो। इसके अलावा कलेक्टर का रोल। पुराने बिल में कलेक्टर यानी जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन नए बिल में
कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट का अधिकारी ये जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं। वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इसके पीछे मंशा गलत दावों को रोकने की है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकता था। पुराने बिल में ये शर्त थी कि प्रॉपर्टी देने वाला कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, साथ ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन नए बिल में अब उसे ये साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वक्फ देने में कोई विवाद शामिल नहीं है। आवेदन की सुनवाई। वक्फ से जुड़ी किसी भी अपील को 2025 के कानून लागू होने के 6 महीने बाद कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन नए बिल के तहत अब कोर्ट 6 महीने बाद भी अपील की सुनवाई कर सकता है, बशर्ते आवेदन करने वाला ये साबित कर दे कि उसके पास देरी की ठोस वजह थी। इन तमाम बदलावों के साथ बिल पेश हुआ, पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के रूप में सामने आया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। विरोध में दी गई याचिकाओं पर 16 अप्रैल यानी बुधवार के दिन सुनवाई हुई। बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी.यू. सिंह ने दलीलें रखी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने कहा वो बेंच इतनी सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकती। इसे देखते हुए 10 याचिकाओं को लिस्ट किया गया। सुनवाई के दौरान हुई तगड़ी बहस, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर पहले सुप्रीम कोर्ट से कही गई 3 ज़रूरी बातें जान लीजिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है उन्हें गैर वक्फ नहीं किया जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र हों या नहीं, पहली बात। दूसरी, कलेक्टर विवादों पर कार्रवाई जारी रख सकते हैं लेकिन नई धारा को लागू नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सरकारी सदस्य नियुक्त हो सकते हैं लेकिन बाकी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। अब बहस के जरूरी हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो क्या सरकार हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगी? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि अब से मुस्लिमों को हिंदू इंडाउमेंट बोर्ड में शामिल किया जाएगा? ये अंग्रेजी का शब्द है इंडाउमेंट, इसका मतलब होता है दान या दान देने की प्रक्रिया, अक्षय निधि, इस तरह के अर्थ हैं। कोर्ट ने कहा साफ जवाब दीजिए। सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? तुषार मेहता बोले वो शपथ पत्र देकर बता सकते हैं कि गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में सिर्फ 8 मुस्लिम होंगे, 2 जज शायद गैर मुस्लिम हो। सॉलिसिटर जनरल ने मजाक में कहा कि तो फिर ये बेंच भी इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है क्योंकि इन 3 जजों में कोई मुस्लिम नहीं है। कोर्ट ने इस पर कड़ाई से जवाब दिया कि जब हम यहाँ बैठते हैं हमारा धर्म खत्म हो जाता है, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, आप जजों की तुलना इससे कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू इंडाउमेंट बोर्ड में गैर हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल करते? इससे पहले याचिकाकर्ताओं की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला दिया गया। कहा गया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। ये भी कि वक्फ बाय यूजर को हटाने से पुरानी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और बिना दस्तावेज वाले वक्फों की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। एक तर्क ये भी दिया गया कि कानून सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या भूमि विवाद पर दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई थी। नए कानून की धारा 3R को भी चुनौती दी गई। ये धारा कहती है कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और संपत्ति का मौलिक अधिकार रखना होगा, यानी संपत्ति का मालिक होना होगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि ये धारा कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों को अमान्य घोषित कर देगी और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को हम इन 7 बिंदुओं से समझते हैं। पहला, ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। दूसरा, कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का विवाद तय करने की शक्ति देना असंवैधानिक है क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है और पक्षपात कर सकता है। तीसरा, सरकार को मुस्लिमों की विरासत यानी इनहेरिटेंस में दखल देने का हक नहीं है। अगला बिंदु, वक्फ बनाने के लिए दस्तावेज जरूरी करने से वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा जो पुराने वक्फ के लिए नुकसानदायक है। अगला बिंदु, 8 लाख वक्फों में से 4 लाख वक्फ बाय यूजर हैं, इन्हें खत्म करना गलत है। इसके अलावा दलील ये भी कि ये कानून मुस्लिमों के दान देने के अधिकार को खत्म कर रहा है जो इस्लाम का अहम हिस्सा है। और आखिरी बिंदु है कि 5 साल तक इस्लाम का पालन दिखाने की शर्त पूरे देश में दिक्कत पैदा करेगी। सुनवाई के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस कानून के बाद अब कश्मीर में मंदिरों पर दावा हो सकता है। मान लीजिए कि बहुसंख्यक मुस्लिम आकर कहें कि ये ज़मीन हमारी है, तो क्या ये सही होगा? इस कानून के जरिए भी यही हो रहा है। कलेक्टर को संपत्तियों पर फैसला देने का अधिकार दे दिया गया है कि जो गलत है।
इन सब दलीलों का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। ये कानून संसद में गंभीर बहस के बाद बना है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने 38 बैठकें की, 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच की और फिर ये कानून दोनों सदनों में पास हुआ। वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान बेंच के जजेस भी याचिकाकर्ताओं से कुछ सवाल पूछते दिखे। कपिल सिब्बल ने जब वक्फ बाय यूजर की बात कही तो सीजेआई ने कहा कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब ये कहा जाता था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। सिब्बल ने कहा, पहले के कानून में वक्फ संपत्तियों पर विवाद तय करने में कोई समय सीमा लागू नहीं होती थी, अब लागू है। इस पर सीजेआई ने कहा, समय सीमा का लागू होना असंवैधानिक नहीं है। सिब्बल ने कहा कि इससे कब्जा करने वालों के मंसूबे बढ़ जाएंगे, वो किसी विवाद को लंबे समय तक फंसाए रखेंगे और तय समय के बाद फिर उस पर विवाद की सुनवाई ही नहीं होगी। सिब्बल ये भी बोले कि कलेक्टर के फैसले को ट्राइब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर तुषार मेहता बोले कि नए कानून में चुनौती देने का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान याचिकाओं को हाईकोर्ट में भेजने की भी बात हुई। सीजेआई ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट की राय लेने के लिए भेजा जा सकता है। इस पर सिंघवी ने कहा, कुछ धाराएं तुरंत लागू हो गई हैं, इसलिए उन पर रोक चाहिए। आखिर में कोर्ट ने कहा, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने के गंभीर परिणाम होंगे। बेंच ने केंद्र सरकार से सफाई मांगते हुए कहा कि वो एक अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोक रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल तक को स्थगित की जाती है, यानी अब अगली सुनवाई तब होगी। सुनवाई के दौरान वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर भी चर्चा हुई। सीजेआई ने कहा कि हिंसा परेशान करने वाली है। सॉलिसिटर जनरल ने हाँ में हाँ मिलाई, बोले कि ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि आप हिंसा के जरिए सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं। वकील कपिल सिब्बल ने असहमति जताई और कहा, उन्हें नहीं समझ आता कि कौन किसके ऊपर दबाव डाल रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया है जो इस केस से नहीं जुड़ा है, कोर्ट से जुड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। सरकार की मंजूरी के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे, जिसके बाद जस्टिस गवई ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वे 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल। जस्टिस गवई अभी 64 वर्ष के लगभग हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से आते हैं। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज और एडवोकेट जनरल राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के मामलों की वकालत की। नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। जस्टिस गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। वकालत के बाद जज की पारी कब शुरू हुई? 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 12 नवंबर 2005 को स्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराने वाले बहुमत में हिस्सा लिया था। 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों यानी SC के सब कैटेगराइजेशन की अनुमति देने वाले फैसले में भी उन्होंने अपनी सहमति दी थी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की थी ताकि असली समानता हासिल की जा सके। नोटों से इतर 1 अगस्त 2024 का उनका SC/ST की क्रीमी लेयर पर जजमेंट भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने कहा, राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें अफर्मेटिव एक्शन वाले दायरे से बाहर किया जा सके। केवल तब ही असली बराबरी हासिल की जा सकती है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया। केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। इस संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी रद्द किया था। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए भी एक फैसला दिया था कि नागरिकों की संपत्तियों को बिना उचित प्रक्रिया के तोड़ना कानून के राज के खिलाफ है। आज की पहली बड़ी खबर यहीं पर समाप्त होती है। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये खबर है प्रयागराज से। यहाँ करछना के सोटा गांव में 35 साल के एक दलित व्यक्ति देवी शंकर की हत्या के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य आरोपी दिलीप सिंह है।
उसे देवी शंकर का एक महिला से बात करना पसंद नहीं था, इसके चलते हत्या कर दी। देवी शंकर के परिजन हत्या की दूसरी वजह बता रहे हैं। उनका कहना है देवी की हत्या खेत में काम करने से इनकार के चलते हुई। उनके पिता अशोक कुमार ने पुलिस में FIR दर्ज कराई, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे दिलीप उनके घर आया और देवी शंकर को खेत में सामान ढोने के लिए ले गया। अगली सुबह 5:30 बजे खेत के पास बगीचे में उनकी अधजली लाश मिली। आरोप इसके बाद आरोपियों ने देवी शंकर के घर पहुंचकर धमकी दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस की शुरुआती जांच के ब्यौरे छापे हैं, जिसके मुताबिक खेत में काम करने के बाद दिलीप, शंकर और आरोपियों ने बगीचे में शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई और आरोपियों ने शंकर के सिर पर ईंट मारी और गला दबाकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी और फरार हो गए। देवी शंकर की मां के मुताबिक उनके बेटे ने दिलीप सिंह के गेहूं के खेत में काम से इनकार किया था, इसलिए मार दिया गया। कहन हमार बोर ढोआई दे तो कहन कि ना जावे ना ही खाली है तो फिर लिया गए हैं 9 बजे गए हैं 9 से 10 बजे गए 10 बजे गए तो तब से हमें पता नहीं अब सवेरे जाना। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आरोपी खेत में काम कराने के बहाने देवी शंकर को ले गए। इस दौरान फिर से एक महिला को लेकर बहस हुई, फिर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दिलीप सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या की धारा के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। 8 आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद जेल भेज दिया गया। इनके नाम दिलीप सिंह, संजय सिंह, मोहित सिंह, मनोज सिंह, अवधेश सिंह, शेखर सिंह, अजय सिंह और विमलेश गुप्ता। देखिए, जो आरोपियों से भी पूछताछ में और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से और अन्य तथ्यों से जो प्रकाश में आया है वो ये हुआ है कि जैसे खेत इत्यादि में कार्य करने के पश्चात जब ये लोग बाग में बैठ करके साथ में बैठे हुए थे तो इसी प्रकरण को लेकर के 2 लोगों की आपस में एक ही महिला से बात करने के संबंध को लेकर के वहीं पे जो झगड़ा है वो प्रारंभ हुआ था और उसी के पश्चात इन्होंने इसके साथ मारपीट किया, उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी। घटना के सामने आने के बाद राजनीति तेज हुई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में घटना की निंदा की। राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, इन दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष बची है या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए हैं। वहीं करछना से भाजपा विधायक पीयूष रंजन निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का आश्वासन दिया और सपा के कार्यकर्ताओं पर देवी शंकर की हत्या का आरोप भी लगा दिया। एक तस्वीर जारी करके उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। बोले कि पूरा क्षेत्र जानता है कि आरोपी सपा से जुड़े हैं, उन्हें संरक्षण भी दिया जा रहा है। इस मामले में प्रयागराज जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई की। आज तक के पंकज श्रीवास्तव के इनपुट के मुताबिक दिलीप सिंह ने कथित तौर पर 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। इस जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, निर्माण को गिरा दिया। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब सुर्खियां। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहली सुर्खी, नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AGL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। ये ईडी दफ्तरों के बाहर किया गया। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बदले की राजनीति बताया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विपक्ष को डराना चाहती है। लोगों को यही बताना चाहते हैं हम अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। चलो भाई, कहीं का पैसा गवर्नमेंट का लेके डुबा दिए, ऐसा नहीं। ये तो इतना ही है कि आपके पास का एक पेपर का कर्ज चलाने के लिए अगर लोन लेते हैं तो क्या गुनाह है। तो ये पर्पसली कर रहे हैं और इसका ये अच्छा नहीं है। इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बात कही। ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। ईडी की चार्जशीट पर 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी गई है। दरअसल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। दूसरी सुर्खी,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IGR में बताया गया है कि भारत के लगभग 20 लाख पुलिसकर्मियों में 1000 से भी कम महिलाएं वरिष्ठ पदों पर हैं। रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शुरू किया और पब्लिश किया। 4 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। ये रिपोर्ट चिंता जाहिर करती है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस में महिलाओं के लिए तय कोटा पूरा नहीं किया। और क्या बातें अहम हैं? देश के 17% पुलिस थानों में एक भी CCTV कैमरा नहीं, 30% पुलिस थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क नहीं, हर 831 लोगों के लिए एक सिविल पुलिसकर्मी है। देश में प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता पर सालाना सिर्फ 6 रुपये खर्च होते हैं। जेल में प्रति व्यक्ति सालाना 57 रुपये खर्च होते हैं। प्रति व्यक्ति न्यायपालिका पर 182 रुपये खर्च होते हैं। कोई भी राज्य अपने कुल बजट का 1% से ज़्यादा न्यायपालिका पर खर्च नहीं करता। दिल्ली की बात करें तो यहाँ की जेलों में 91% कैदी विचाराधीन हैं, यानी उनके मुकदमे अभी चल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जेल प्रबंधन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, लेकिन पुलिस व्यवस्था में उसकी रैंकिंग 2024 के तीसरे से गिरकर 13वें स्थान पर आ गई, क्योंकि बजट और प्रशिक्षण में प्रदर्शन कमजोर रहा। कर्नाटक एकमात्र राज्य जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में कोटा पूरा किया। यूपी का भी जिक्र है। कहा गया कि यूपी की जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं। ये भी कि हाईकोर्ट में आधे से ज़्यादा जज नदारद हैं। तीसरी सुर्खी, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने 14 अप्रैल को NCERT की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों को हिंदी शीर्षक देने की आलोचना की। अब इस मुद्दे पर NCERT का जवाब आया। संस्था ने कहा उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तकों के नाम भारतीय संगीतमय वाद्य यंत्रों और शास्त्रीय रागों पर रखे गए हैं, जैसे बांसुरी, मल्हार, सारंगी, मृदंग, वीणा, संतूर, पूर्वी, ख्याल और दीपकम। ये नाम इसलिए चुने गए क्योंकि ये भारत की विरासत का हिस्सा है और देश की सभी भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं में आम है। इससे पहले शिवनकुट्टी ने कहा था कि अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों को हिंदी टाइटल देना संघीय सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दशकों से इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी टाइटल को बदलना भाषाई विविधता का सम्मान न करने जैसा है। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोल दे गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।